बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हमारा लेक्चर है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। इसका सिंबल जो होता है वो डेल्टा टी एफ, ये इसका सिंबल जो है वो डेल्टा टी एफ है। तो बेटा हम लेक्चर तो पढ़ेंगे ही, तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अब तक इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास वीडियो जो है आगे भी आने वाली वो खुद ब खुद आती रहें और मसला ना हो। तो जो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है, इसका मतलब होता है, डिप्रेशन का मतलब होगा यहाँ पे कम हो जाना। वैसे तो ये साइकोलॉजी में एक बीमारी का नाम है, लेकिन यहाँ पर इससे मुराद जो है कम हो जाना। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का कम हो जाना। तो फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन, जैसे हमने बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन पढ़ी थी, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में, यहाँ पर हम फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन देखेंगे। दो डेफिनेशन है फ्रीजिंग पॉइंट की। जो पहली डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन के मुताबिक, फर्स्ट डेफिनेशन के मुताबिक, ये टेम्परेचर होता है, फ्रीजिंग पॉइंट एक टेम्परेचर है जिसके ऊपर जो लिक्विड एंड सॉलिड फेज, लिक्विड एंड सॉलिड फेजेस, ये क्या करते हैं, लिक्विड सॉलिड फेजेस ये को एग्जिस्ट करते हैं। एक डेफिनेशन ये है, और ये हमारे ये है तो प्रॉपर डेफिनेशन, लेकिन हमें इससे ज़्यादा जो है वो समझ नहीं आएगी फ्रीजिंग पॉइंट की डिप्रेस होने की। हमें इसकी दूसरी डेफिनेशन पे ज़्यादा गौर करना होगा। इस डेफिनेशन के मुताबिक टेम्परेचर जिसके ऊपर लिक्विड और सॉलिड फेज दोनों पाए जाते हों, किसी लिक्विड, किसी चीज़ के, किसी सब्सटेंस के लिक्विड फेज भी मिले और सॉलिड फेज इक्विलिब्रियम में मिले, हमें जो तवाज़न की हालत में मिले, तो ऐसे टेम्परेचर जिस पे लिक्विड फेज और सॉलिड फेज जो होते हैं को एग्जिस्ट करते हो, दोनों पाए जाते हैं इक्विलिब्रियम की हालत में, तवाज़न की हालत में, ऐसे फेज को हम, ऐसे टेम्परेचर को हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। इसकी जो दूसरी डेफिनेशन है वो हमारे पास प्रॉपर डेफिनेशन, वो हमें काम भी आएगी। वो क्या डेफिनेशन है, ये टेम्परेचर होता है, ये टेम्परेचर है एट विच दी वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड फेज become equal। तो ये वो टेम्परेचर है जिस पर जो लिक्विड और सॉलिड फेज होता है, ये वो टेम्परेचर जिस पर किसी सब्सटेंस का लिक्विड और सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर बराबर हो जाता है। यानी कि लिक्विड का एक वेपर प्रेशर लिक्विड वेपर बनाता है, सॉलिड भी, उसके भी वेपर लेकिन कम होते हैं सॉलिड के वेपर। तो जिस टेम्परेचर पर लिक्विड, एक सब्सटेंस के लिक्विड फार्म में जो वेपर्स होते हैं और सॉलिड फार्म में जो वेपर्स होते हैं बराबर हो जाएं, तो उनका प्रेशर बराबर हो जाए, वो टेम्परेचर हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा। यानी हमारे पास एक लिक्विड है, एक सॉलिड है, एक ही सब्सटेंस है, वो लिक्विड में भी है सॉलिड में भी है, तो उनका वेपर प्रेशर जिस टेम्परेचर पे बराबर हो जाएगा, लिक्विड और सॉलिड जो फार्म होंगी, शक्लें होंगी हमारे पास लिक्विड सॉलिड फार्म, तो उस टेम्परेचर को हम जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे उस सब्सटेंस का। ठीक है, तो ये हमारे पास डेफिनेशन है, ये हम लेंगे समझने के लिए फ्रीजिंग पॉइंट की डिप्रेशन के लिए। तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसमें, ये तो डेफिनेशन हो गई। तो डेफिनेशन जो है, हम जानते हैं कि जो इसमें हमने पढ़ा था कि जो लिक्विड होता है उसका जो है ना वेपर प्रेशर, प्योर, हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है, फर्स्ट करें प्योर सॉल्वेंट है, इस तरह से आपके पास प्योर सॉल्वेंट है, ये वेपर बनाया गया इस तरह से, ये वेपर बनाया, और ये वेपर इसके ज़्यादा होंगे, ये प्योर सॉल्वेंट है हमारे पास, प्योर सॉल्वेंट। इसके जो वेपर बनाएगा, इसके वेपर जो होंगे वो ज़्यादा होंगे, इसका वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। ठीक है, इसके जो वेपर ज़्यादा होंगे, इसका वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। तो इसके अलावा इसके अगर जो है इसके अंदर हम सॉल्यूट ऐड कर दें, यहाँ पर ये हमारे पास सॉल्वेंट है, इसमें हमने क्रास डाल के, क्रास जो हमने पहले भी पढ़ा था, ये क्रास हम सॉल्यूट के मॉलिक्यूल के लिए बनाते हैं, इसमें सॉल्यूट ऐड कर दें तो यहाँ पर जो वेपर्स होंगे वो कम बनेंगे। तो वेपर प्रेशर जो सोल्यूशन होगा, ये सॉल्यूट डाल के हमने जो सोल्यूशन बनाया है, इसका वेपर प्रेशर जो होगा वो कम हो जाएगा।
अब चूंकि सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा तो इसका जो हमारे पास सॉलिड और लिक्विड फेज होगा सोल्यूशन का, उसका वेपर प्रेशर जो उसको बराबर करने के लिए टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, लिहाजा फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ये हम जब ग्राफ अब बनाएंगे तो उसको अब ज़्यादा क्लियर होगा कि फ्रीजिंग पॉइंट कम कैसे हो जाएगा सोल्यूशन का। तो होता ही है कि हमारे पास ये एट फ्रीजिंग पॉइंट, अगर सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट देखें, सोल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट से पहले जो सोल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा हमारे पास एट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट देखें, आपके पास दो चीजें होंगी। आपके पास एक सॉलिड सॉल्वेंट होगा और क्या होगा आपके पास दूसरी चीज जो आपके पास होगी लिक्विड सोल्यूशन। ये दो चीजें पाई जाएंगी। आपने सोल्यूशन बनाया, सोल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट के लिए आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, आपके पास उसमें सॉलिड सॉल्वेंट होगा और लिक्विड सोल्यूशन होगा। ये सोल्यूशन लिक्विड कब फ्रीज करेगा? लिक्विड सोल्यूशन तब फ्रीज करेगा जब लिक्विड सोल्यूशन का वेपर प्रेशर बराबर हो जाएगा सॉलिड सॉल्वेंट के। तो जब लिक्विड सोल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉलिड सॉल्वेंट के बराबर होगा तो जो सोल्यूशन होगा वो फ्रीज कर जाएगा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा। और ये फ्रीजिंग पॉइंट ज़ाहिर देखिए सॉल्वेंट पहले ही फ्रीज कर चुका है, इसका मतलब है सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट आ चुका हुआ है पहले ही, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा है। अब लिक्विड को आपने सोल्यूशन को फ्रीज करवाना है, तो लिक्विड सोल्यूशन तब फ्रीज करेगा जब वेपर प्रेशर जो होगा उसका बराबर होगा सॉलिड सॉल्वेंट के, और वो कम टेम्परेचर पे बराबर होगा। अब चूंकि टेम्परेचर कम हो जाएगा जिस पे लिक्विड सोल्यूशन और सॉलिड सॉल्वेंट का जो है वेपर प्रेशर बराबर होगा, और इसलिए फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा लिक्विड सोल्यूशन का वो भी कम हो जाएगा। तो इसे कहते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अब हम इसको ग्राफ से समझेंगे ना तो आपको प्रॉपर एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि कैसे जो है वो सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है एज कंपेयर टू जो है आपके पास प्योर सॉल्वेंट के मुकाबले में। तो ग्राफ हम बनाएंगे, हम टेम्परेचर के दरमियान, ये टेम्परेचर इस तरफ इंक्रीज हो रहा है, और हम ग्राफ बनाएंगे वेपर प्रेशर के दरमियान। वेपर प्रेशर इस तरफ ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रहा है। अब हमने जो ग्राफ का स्टार्टिंग पॉइंट लेना है वो तकरीबन यहां से होगा। हमारे पास एक प्योर सॉल्वेंट है, लिक्विड फॉर्म में है, वो लिक्विड फॉर्म में सॉल्वेंट है, लिक्विड फॉर्म में सॉल्वेंट, उसका वेपर प्रेशर होगा कुछ ना कुछ। अब हम टेम्परेचर देखें, लेफ्ट टू राइट टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है राइट साइड पे, हम इसका टेम्परेचर कम करेंगे। जब कम करेंगे टेम्परेचर तो वेपर प्रेशर जो होगा वो कम होता जाएगा, नीचे की तरफ आएगा, वेपर प्रेशर कम होता जाएगा, और यहां पर आएगा इधर यहां तक ये कम होगा। उसके बाद यहाँ पे पॉइंट ए से हमने स्टार्ट किया है, ये हमारे पास ये जो कर्व बनी है आई है हमारे पास, ये हमारे पास लिक्विड सॉल्वेंट की कर्व है, लिक्विड सॉल्वेंट का हमने टेम्परेचर कम किया तो उसका वेपर प्रेशर नीचे की तरफ आना शुरू हो गया। इस तरफ ये मैं एरो लगा देता हूँ, ये तरफ वेपर प्रेशर आ रहा है, कम हो रहा है, और यहाँ पे आके इधर इतना वेपर प्रेशर आ गया इसका। उसके बाद यहाँ पर फिर इसका सॉलिड फेज स्टार्ट हो गया। ये हमारे पास यहां से लेके ये पॉइंट बी है हमारे पास, पॉइंट बी से लेकर पॉइंट सी तक ये हमारे पास जो है वो, ये इसको मैं इधर लाइन लगाता हूं, ये हमारे पास सॉलिड सॉल्वेंट है, ये सॉलिड फेज है, यानी कि ये सॉलिड फेज है। तो अगर आप पॉइंट पी को देखें, पॉइंट बी पर जो लिक्विड सॉल्वेंट है और सॉलिड सॉल्वेंट है, ये हमारे पास इसका जो वेपर प्रेशर है वो बराबर हो जाता है पॉइंट बी पर आकर। सॉलिड सॉल्वेंट और लिक्विड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर पॉइंट बी पर बराबर हो जाता है। यहां पर अगर इस तरफ हम लेके जाएं इसको तो ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा, इसको हम जाहिर करेंगे पी नॉट से, और इस पॉइंट पर अगर नीचे लेकर आए यहां पर, ये हमारे पास होगा टेम्परेचर T1, ये टेम्परेचर होगा T1, और ये हमारे पास होगा बॉइलिंग पॉइंट कह रहा हूं,
ये होगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है। ये तो हो गया हमारे पास जो है वो प्योर सॉल्वेंट के बारे में एक कर्व हमने ली। कर्व दो हिस्सों में तकसीम है। कर्व पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ये लिक्विड सॉल्वेंट को ज़ाहिर करती है और बी से सी तक सॉलिड सॉल्वेंट को ज़ाहिर करती है। यानी कि ए से बी तक ये लिक्विड फेज है और बी से सी सॉलिड फेज है। बी वो पॉइंट है जहां पर लिक्विड फेज यानी लिक्विड सॉल्वेंट और सॉलिड सॉल्वेंट जो है उसका वेपर प्रेशर बराबर होता है। इसको हम नीचे लेके आएंगे। टेम्परेचर T1 होगा जो कि फ्रीजिंग पॉइंट होगा प्योर सॉल्वेंट का। ये प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट आ गया। अब हम आते हैं सोल्यूशन की तरफ। हमने चूंकि ये बनाया है, अभी पीछे भी हमने पढ़ा है, तो प्योर सॉल्वेंट है उसके वेपर ज़्यादा बनते हैं। एक ख़ास टेम्परेचर पर इसके वेपर ज़्यादा होंगे, वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। जब हम इसमें सालूट ऐड करते हैं, सालूट क्या करता है, वो सॉल्वेंट के मालिक्यूल के साथ फोर्स ऑफ डायरेक्शन डेवलप करता है। सॉल्वेंट के मालिक्यूल की जो सलाहियत होती है वेपर बनाने की वो कम कर देता है। अब चूंकि वेपर कम बनेंगे वेपर प्रेशर कम होगा, यानी कि सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो अब यहाँ पर देखें, ये जो ए और बी कर्व है ये लिक्विड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर को जाहिर करती है। सोल्यूशन का वेपर प्रेशर अगर हम लें तो सोल्यूशन के वेपर प्रेशर की कर्व नीचे आएगी। यहाँ पर ये पॉइंट सी से स्टार्ट होगी। ये कर्व नीचे क्यों बनी? क्योंकि वेपर प्रेशर ऊपर की तरफ ज़्यादा होगा और प्योर सॉल्वेंट का हमें पता है कि वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है। यह भी मैंने आपको समझाया है पीछे। और जो प्योर सोल्यूशन बनेगा उसका, जो कि सॉल्वेंट में जब आप सॉल्यूट ऐड करेंगे हम तो सोल्यूशन बनेगा, उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो कर्व ऊपर की बजाय नीचे बनेगी, क्योंकि ऊपर वेपर प्रेशर ज़्यादा है और वेपर प्रेशर कम है सोल्यूशन का चूंकि, तो सोल्यूशन की वेपर प्रेशर की कर्व नीचे बनेगी, यहाँ पे स्टार्ट होगी। इसका जब टेम्परेचर हम कम करेंगे ये भी ऐसे नीचे की तरफ आएगा। ये वेपर प्रेशर कम होता जाएगा हमारे पास सोल्यूशन का। ये एक पॉइंट यहाँ पर आकर सॉलिड जो सॉल्वेंट है इसके इस पॉइंट ई पर आकर ये टच करेगा। ये पॉइंट ई जो है ये हमारे पास ये वेपर प्रेशर को जाहिर करता है सोल्यूशन के वेपर प्रेशर को पी से जाहिर करते हैं। अगर आप पी नॉट और पी ये ना भी लिखें तो फर्क नहीं पड़ता, इनका यहाँ पे कोई काम नहीं है एक्सप्लेनेशन में। यहाँ पर पॉइंट ई से अगर आप नीचे लेकर आएंगे इसको लाइन को, ये आपके पास टेम्परेचर होगा T2। ये T2 जो है ये आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट है ऑफ सोल्यूशन। ये सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट आ गया। और आपने देखा यहाँ पे T1 ज्यादा है जो कि फ्रीजिंग पॉइंट है हमारे पास सॉल्वेंट का, और T2 कम है, सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। ये जो है वो T2 कम है, ठीक है, सोल्यूशन का जो है फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया है। इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होगा हमारे पास T1 माइनस T2, ये T1 माइनस T2, ये जो डिफरेंस होगा यहाँ पर, ये डिफरेंस कहलाएगा, इस डिफरेंस को हम लिखेंगे डेल्टा TF। ये डेल्टा TF कहलाएगा। डेल्टा TF क्या है? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ये डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है हमारे पास, यानी कि T1 से कम होकर जो फ्रीजिंग पॉइंट T2 हो गया सोल्यूशन का, और ये फ्रीजिंग पॉइंट कम हुआ, कितना कम हुआ है? डेल्टा TF। और डेल्टा TF किसके बराबर होता है? डेल्टा TF बराबर होता है T1 जो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है माइनस T2 जो सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है। ये हमारे पास डेल्टा TF की इक्वेशन आ गई। और अच्छा, अगर यहाँ पर आप सॉल्यूट ज्यादा ऐड करें, ये सोल्यूशन आपने देखें सोल्यूशन कैसे बना, ये कर्व जो CDE, ये सॉरी यहाँ पे D आएगा, ये जो कर्व DEC, ये जो कर्व है हमारे पास, तो DEC कर्व जो है ये सोल्यूशन की है। तो अगर आप इसमें सॉल्यूट ज्यादा डालेंगे सॉल्वेंट के अंदर, ये DEC कर्व और नीचे आ जाएगी। अगर सॉल्यूट कम डालेंगे तो कर्व ऊपर चली जाएगी। तो ये जो आपके पास सोल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट की जो कमी है, यानी कि ये डेल्टा TF होगा, ये डेल्टा TF डिपेंड करेगा हमारे पास जो सॉल्यूट की अमाउंट पर। देखिए, हमने सॉल्यूट कम डालेंगे तो ये कर्व DEC ऊपर चली जाएगी, यहाँ पे बनेगी इस जगह पे। अगर आप सॉल्यूट ज़्यादा डालेंगे ये कर्व और नीचे आ जाएगी DEC कर्व, और फ्रीजिंग पॉइंट जो T2 होगा वो और कम हो जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट सोल्यूशन का कम होगा तो डेल्टा TF की वैल्यू बढ़ जाएगी।
यानी कि आप सॉल्यूट ज़्यादा डालेंगे डेल्टा टी एफ ज़्यादा हो जाएगा, सॉल्यूट कम डालेंगे डेल्टा टी एफ जो है कम हो जाएगा। दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि डेल्टा टी जो एफ है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के। किसके? मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन के। जैसे हमने बिल्कुल ये वैसे ही है जैसे हमने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में पढ़ा था, मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन उसके बराबर होगा एम से ज़ाहिर करते हैं। दूसरे अगर ये साइन हम अलामत ख़त्म करें प्रोपोर्शनैलिटी का साइन, डेल्टा टी एफ जो होगा फिर बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा के एफ इंटू एम, मोलैलिटी आ जाएगी, ये मोलैलिटी आ जाएगी हमारे पास इंटू एम। के एफ क्या है यहाँ पर? के एफ हमने पढ़ा था जब पढ़ा था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट की थी। के एफ हमारे पास है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट जिसे कहते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। इसका एक और नाम भी है, इसका एक और नाम क्या है? वो है मोलर फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। ठीक है, इसे के एफ को क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं और के एफ को फ्रीजिंग पॉइंट, मोलर फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट भी कहते हैं। ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर। अगर आप सॉल्वेंट चेंज करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। अगर सॉल्वेंट वाटर होगा तो के एफ की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.86। तो सॉल्वेंट वाटर के लिए इसकी वैल्यू होती है 1.86। और जो अगर चेंज करेंगे सॉल्वेंट, कोई और एसिटिक एसिड लेंगे, कोई और सॉल्वेंट लेंगे तो के एफ की वैल्यू चेंज हो जाएगी। यहाँ पर अब दोबारा हम जो है जैसे हमने फिर बॉइलिंग एलिवेशन और बॉइलिंग पॉइंट में पढ़ा था वैसे यहाँ पर हम मोलैलिटी जो है अब हम जो मोलैलिटी हमने देखा यहाँ पर डेल्टा टी एफ बराबर है के एफ मल्टीप्लाई बाई मोलैलिटी। मोलैलिटी हम जानते हैं, हमने स्टार्ट में चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा था, जो मोलैलिटी होती है, मोलैलिटी ये बराबर होती है मैस ऑफ सॉल्यूट, जिसे हम जाहिर करते हैं W2 से, डिवाइडेड बाई मोलर मैस ऑफ सॉल्यूट, जिसे हम जाहिर करते हैं M2 से, बराबर है 1 बाई मैस ऑफ सॉल्वेंट इन kg। इसको हम मैस ऑफ सॉल्वेंट को जाहिर करते हैं W1 से। अगर इक्वेशन को हम लिखें वो इस तरह से होगी, मोलैलिटी का सिंबल M, ये बराबर होगा W2 जो मैस ऑफ सॉल्यूट है, M2 जो मोलर मैस ऑफ सॉल्यूट है, मल्टीप्लाई बाई 1 बाई W1, ये kg में होगा W1 जो होगा। W1 को अगर आप ग्राम में करना चाहते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दें इस इक्वेशन को, ये मोलैलिटी होगी। मोलैलिटी की जो वैल्यू हमने ये लिखी है ये हम पुट करेंगे इस इक्वेशन 1 में, यहाँ पे m की जगह पुट करेंगे मोलैलिटी की वैल्यू, ये हो जाएगा हमारे पास डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ मल्टीप्लाई बाई W2 ओवर W1 मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइडेड बाई M2, ये आपके पास आ जाएगी इक्वेशन। तो इस इक्वेशन में अगर आप मोलर, चूंकि हमने पढ़ा था कि जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है इससे हम सॉल्यूट का मोलर मैस मालूम कर सकते हैं। अगर आप मोलर मैस सॉल्यूट का M2 मालूम करना चाहते हैं, मोलर मैस डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, डेल्टा टी एफ जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। M2 जो है हमारे पास, ये हमने इधर ले आया, लेफ्ट यहाँ से इधर ले आया, ये मल्टीप्लाई हो गया, डेल्टा टी एफ को इधर ले आएंगे, ये आ जाएगा हमारे पास के एफ डिवाइडेड बाई डेल्टा टी एफ मल्टीप्लाई बाई W2 डिवाइडेड बाई
W1 मल्टीप्लाई बाई 1000। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन की मदद से अगर हमारे पास KF मालूम हो, हमें क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट की वैल्यू पता हो और आपको डेल्टा TF पता हो, मास ऑफ सॉल्यूट पता हो W2, मास ऑफ सॉल्वेंट पता हो W1, इसको अगर यहाँ पे पुट करें और यहाँ पे जो है सॉल्व करें तो आपके पास सॉल्यूट का मोलर मास आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन होगी जिससे हम मॉलिक्यूलर मास मालूम कर सकते हैं। तो आज का बेटा लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें। किसी कोई बात समझ ना आई हो तो मैं सारी जो है वहाँ पे आपको क्वेश्चन करेंगे तो आपको मुकम्मल तौर पे गाइड करूँगा इंशाल्लाह।